आज हमारा थर्ड सेशन है और आज का सेशन है नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ओके, नियोनेटल मेनिंजाइटिस क्या होता है? नियोनेटल, पहले हम नियोनेटल के बारे में समझेंगे। नियोनेटल मतलब जो बेबी 1 ईयर तक के हैं उनको हम 0 से 1 ईयर तक के हम नियोनेटल बोलते हैं। तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन क्या है? मेनिंजाइटिस इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमें पता है कि मेनिंजेस क्या है, ये लेयर्स है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन्स के, उनमें इन्फ्लेमेशन होना क्या कहते हैं? हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिन मीन्स हमारा लेयर ऑफ ब्रेन, लेयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेयर्स जो होती है हमारी 3 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। इनमें से किसी भी एक में इन्फ्लेमेशन होना को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ITIES मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ओके, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। अब क्लासिफिकेशन को डिपेंडिंग ऑन द इटोलॉजिकल एजेंट और के उसके डिपेंडिंग ऑन द इटोलॉजिकल एजेंट में 3 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला है हमारा बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। क्यों हो रहा है ये पायोजेनिक? किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, मेनिंजोकोकस, निम्यूनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और भी बहुत सारे बैक्टीरिया। सेकंड आता है हमारा असेप्टिक मेनिंजाइटिस। असेप्टिक मेनिंजाइटिस मतलब जो कॉज हो रहा है अदर देन पायोजेनिक, अदर देन बैक्टीरिया, जैसे कि वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ की वजह से। ये रिलेटिवली कॉमन है, इट इज रिलेटिवली कॉमन एंड लेस सीरियस। जो बैक्टीरियल है वो ज्यादा सीरियस होगा हमारा, और जो हमारा सेप्टिक मेनिंजाइटिस है वो लेस सीरियस है। थर्ड आता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। नाम से पता चल रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे मेनिंजेस लेयर्स में, तो उसको हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या है, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से। ठीक है, जैसे कि ई कोलाई, सूडोमोनास एरिगुमिनोसा जो है, इसकी वजह से हो रहा है। क्लेप्शीलिया की वजह से हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। सेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा है। हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या ई कोकाई। जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोकस है वो 70% केसेस देखने को मिलते हैं। ये हमारे इटियोलॉजी खत्म होगी। फिर आता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो और ज्यादा कॉज कर सकते हैं मेनिंजिट? बच्चों में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स अगर चल रहे हैं तो वो कॉज कर सकता है मेनिंजिस। पेशेंट जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं या जो मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म से उनकी कोई ना कोई दवाई चल रही है या लॉन्ग टर्म से बीमार चल रहे हैं, या फिर वो पेशेंट जिनकी इम्यूनोकम्प्रेस्ड पेशेंट, जैसे कि बेबीज होते हैं, बेबीज ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। अब इसमें क्या है कि हमने कोई ड्रग दिए, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है काम करना बंद कर गई है। इस वजह ये वाले पेशेंट्स जो होते हैं इनको भी बहुत ज्यादा रिस्क पे आते हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्यों क्यों कैसे कैसे हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया या ये वायरस कैसे कैसे हमारी बॉडी में इन वो चेंजेस लेके आ रहा है जिसकी वजह से मेनिंजिस हो रहा है। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया एंटर ब्लड स्ट्रीम या ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से अंदर हमारा बैक्टीरिया गया, या कहीं से भी बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया अदर डिजीज कंडीशंस की वजह से, कि हमने इटियोलॉजी में पढ़ा। सेकंड है कि वो ब्लड स्ट्रीम में आया, फिर वो कहाँ आया? हमारे म्यूकोजल सरफेस या कैविटी के अंदर आया। एंटर द म्यूकोजल सरफेस और कैविटी। थर्ड, उसने ब्रेक डाउन करा नॉर्मल जो बैरियर होता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसको ब्रेक डाउन करा। फिर वो कहाँ गया? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करा उसने, CSF के अंदर गया और वहां मल्टीप्लाई हुआ। प्लोरीफ्लेरेटेड मतलब वहां पे मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है मेनिंजिस। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करा, यहीं पे हमें क्या आएगा? साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स यहीं पे देखने के मिलेंगे, जिसकी और इसके साथ साथ
हमारा आईसीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, या नॉर्मली मेनिंजाइटिस भी अगर आया आपके क्वेश्चन में तो भी आप ये पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अब हम नियोनेटल पढ़ रहे हैं तो हमें बेबीज का ध्यान रख के हमें क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं। सबसे पहले आ रहा है पुअर फीडिंग। ठीक है, पुअर फीडिंग, बेबी अच्छे से फीड नहीं लेगा, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, डायरिया, ठीक है, लेथार्जी, वीकनेस, वीक क्राई, बहुत ही वीक क्राई रहेगी, रो भी रहा है तो वो बहुत वीक रहेगी, फीवर रहेगा, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन अगर आ रहा है तो फीवर हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, इरिटेटेबिलिटी, बच्चा जो है इरिटेबल रहेगा, पुअर फीडिंग हमने पहले लिख लिया है, वॉमिटिंग भी लिख दिया है, हाई पिच क्राई, यहाँ वीक क्राई लिखा है, रोएगा कम लेकिन उसकी पिच कैसी रहेगी, हाई पिच रहेगी। कहीं कहीं केसेस में हमें सीजर्स भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आईसीपी अगर बढ़ रहा है हमारा, जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, तो बल्जिंग फ्रंटेनल्स देखने को मिलेंगे बच्चे में। ठीक है, जो हमारा एंटीरियर फ्रंटेनल है वो बल्ज दिखेगा, हमें बल्जिंग दिखेगी। और नक्चरनल रिजिडिटी, इसके साथ नक्चरनल रिजिडिटी साइन एंड सिम्टम्स में आता है। मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कुछ कुछ साइंस है जो मेन हमें देखने को मिलते हैं अगर किसी को मेनिंजाइटिस है। पॉजिटिव ब्रूजिंग साइन, ये जो है इंपॉर्टेंट साइन है, जो हर मेनिंजाइटिस, हमें कंफर्म कैसे होगा कि उस बेबी को मेनिंजाइटिस ही है, तो वो पॉजिटिव ब्रोंजिंग साइन दिखेगा। जो पेशेंट है उसको हम ऐसे, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, बच्चे को पूरा स्ट्रेट लिटा दिया, जैसे ही हमने नेक को फ्लेक्स करा तो उसके अपने आप ही जो नी है वो पेन से वो अपने आप ऊपर हो जाएंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। इस इनवॉलेंट्री बेंडिंग हो जाएगी हिप्स और नीज की, तो ये हमें बताएगा कि इस बच्चे को मेनिंजाइटिस है। अब वो कम लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट, सब कुछ हमें इस साइन से पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको ध्यान रखना है मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट साइन, एक और साइन इंपॉर्टेंट है जो है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में क्या है, जैसे आपने यहाँ देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में, आपने बेबी को स्ट्रेट या बच्चे को स्ट्रेट लेटाया, उसका आपने हिप फ्लेक्स करा, हिप फ्लेक्स करने के बाद क्या करा आपने, लेग को, नी, आप जैसे ही नी को आप बेंड करेंगे वैसे ही उसका अपने आप ही जो बैक पेन है ना वो नी रेजिस्ट करेगा, बेंड नहीं होगा प्रॉपरली, उसको बैक में पेन, नेक में पेन। और ये ब्रूजिंग साइन जो है मेन इंपॉर्टेंट जो मेनिंजिस में, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि उसको मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट आता है अब हमारा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन आप कैसे कैसे इवेलुएट करोगे, आप डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में आप कैसे कैसे देखोगे कि क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले सीएसएफ में वो हमारा फंक्शन, सीएसएफ में कॉज कर रहा है तो लंबर पंचर करेंगे, सीएसएफ फ्लूइड लेंगे और वहां से बैक्टीरियल है, वायरस है, क्या है वो पता चलेगा हमें। लंबर पंचर टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो देखेंगे हम। ठीक है, फिर आता है सीएसएफ, वहां से हमने सीएसएफ लिया और उस सीएसएफ को एग्जामिन करा कि उसमें क्या डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, रेज्ड है, या क्लाउडी साइन है, नहीं है, सीएसएफ में मिल्की है, क्लाउडी है, क्लियर है, कैसा है। न्यूट्रोफिल काउंट चेक करेंगे हम, प्रोटीन लेवल चेक करेंगे हम, ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे हम। ठीक है, ये सब हमें देखना है और इसमें ये दिखा रखा है कि प्रोटीन लेवल हाई रहेगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है, हमने एग्जामिन किया, अब हम कल्चर करेंगे। जो सीएसएफ कल्चर है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल में, वो ज्यादातर नेगेटिव ही शो करता है। फिर आता है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में आप ल्यूकोसाइट काउंट देखोगे, जहां पे भी इन्फेक्शन होता है वहां ये बढ़ जाता है। फिर आता है ब्लड कल्चर, जो भी आपको पॉजिटिव दिखाएगा कि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरस है, क्या है। और सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी या एमआरआई, जो हम हर टेस्ट में देख सकते हैं। अगर हाइड्रोसेफेलस है तब भी हम एमआरआई और सीटी स्कैन में हमें पता चल जाएगा कि मेनिंजाइटिस की वजह से है या नहीं है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेनली हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो पेनिसिलिन है और सेप्ट्रेक्सोन है।
इसके साथ ये तो सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट है जो हमें इन्फेक्शन को दूर करने के लिए देनी है। अब आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम्स वाइज, जैसे हमने सबसे पहला वहां पे सिम्टम पढ़ा था सीजर्स। सीजर है तो फिनोन बारबिटोन 10 mg IV देना है आपको, जिससे सीजर्स रुक जाए। ठीक है। अगर इंक्रीज ICP है तो मैनिटोनिन दे सकते हैं आप 0.5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। फ्रूसिमाइड दे सकते हैं 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। इसके साथ सपोर्टिव केयर में IV फ्लूइड, अगर वॉमिटिंग है तो फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, वॉमिटिंग है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, सॉरी बॉडी पेन है तो एनाल्जेसिक दे काट देना इसको बीच में, सॉरी यार। ठीक है। अगर वॉमिटिंग है तो एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। रुक जाओ पहले काट देना। ठीक है। अब यहाँ से बोलते हैं। ओके, बीच में थोड़ा सा काट देना, मृत से कटवा देना। सपोर्टिव केयर देते हैं हम। सपोर्टिव केयर में क्या है कि अगर वॉमिटिंग है, जैसे हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि हमारा एक सिम्टम आया था वॉमिटिंग, तो उसमें आप क्या करोगे, एंटी एमेटिक्स दोगे, जैसे कि ऑन्डास्टिरोन दे सकते हो, अनाल्जेसिक दे सकते हो, बॉडी पेन है। ठीक है, जिसमें हम अनाल्जेसिक में हम डिक्लोपीसीएम दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक भी आप दे सकते हो, अगर फीवर है बच्चे को तो एंटीपायरेटिक PCM की सिरप्स पिला सकते हो। इसके साथ साथ है आप नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, आइसोलेट करोगे बच्चे को, एडमिनिस्टर करोगे ड्रग जो आप दे रहे हो। नेवर लीव द चाइल्ड अलोन, क्योंकि सीजर्स के चांसेस हैं तो आपको लीव नहीं करना है। फ्लूइड और इनटेक न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। कंफर्ट देना है। पिल्लो आप अवॉइड करोगे। इसके साथ मॉनिटर करना है चाइल्ड को, सीजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। साइड लाइन पोजिशन भी दे सकते हो आप बच्चों को, ताकि एस्पिरेट ना हो। फिर आता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, रूटीन इम्यूनाइजेशन आपको करना है। रूटीन इम्यूनाइजेशन में आपका जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपके वैक्सीन है वो सब वैक्सीन आपको लगाना है। जैसे कि BCG का इंजेक्शन हो गया बच्चों को जो देते हैं, IPV का हो गया, OPV का हो गया। ठीक है। विटामिन K आप देना, न्यूबॉर्न में विटामिन K देते हैं। ठीक है, थैंक यू।